आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वो टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको लिखते हैं, इसका सिंबल है KW, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा हायर क्लासेस। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। आज का चैप्टर है बच्चों एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो एसिड बेसिस सोल्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो एसिड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, या अगर मैं बेस लिखता हूं तो आप क्या सोचते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं ना कि वो सब्सटेंस जो आप अभी तक आपने पढ़ा है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड हो जाता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है, और इनके जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस की आपस में तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन मैं इस चैप्टर में, मैं इस टॉपिक में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट नई चीजें बताने वाला हूं जो आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा 10th क्लास लेवल में। सबसे पहली बात, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप में से शायद 99% लोगों ने सुना ही नहीं होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बफर। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन दोनों का आइडिया नहीं है तो आप पीएच के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और बफर के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले अब थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिखाता हूं, ये इस तरह से पीएच स्केल होता है। क्या होता है वो भी बताऊंगा। आप देख रहे हैं डिफरेंट वैल्यू 0 से लेकर 14 तक। तो ऐसा स्केल जहां पे 0 से 14 तक की वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? पीएच स्केल। अब आपने अभी तक आप जो स्केल देखा है उसमें क्या देखा है? उसमें सेंटीमीटर लिखा होता है, इंचेस लिखा होता है। आप कहोगे सर क्या नया, एक नया ही टाइप का स्केल आपने तो बता दिया। ये स्केल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको वाटर भी दिख रहा है, मिल्क भी दिख रहा है, कॉफी भी आपको दिखाई दे रही है। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू जिसको हम पीएच वैल्यू कहते हैं, और पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो पीएच क्या होती है? अब आप कहोगे सर चैप्टर तो एसिड बेसिस सोल्ट है, आप कहाँ पीएच पे पहुंच गए? तो बेटा जब भी हम एसिड बेसिस और सोल्ट की बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं अपने आप से कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, यही तो कहते हैं। तो पीएच स्केल एक ऐसा मेथड है जिससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। आपका कोई भी सॉल्यूशन है, अब इसमें दो लेटर्स आपको दिखाई रहे हैं, पी पोन्टेज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और दूसरा वर्ड है इसमें बेटा एच जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है। और इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत जरूरी है, जो कि एक मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं हाइड्रोजन आयंस के लिए, जिससे हम पीएच को मेजर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मिड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे पीएच 7, जिसको हम न्यूट्रल कहेंगे। 7 से कम मतलब 0 की तरफ हम जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और जब बेस की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं पीएच को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और जो मैंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसका आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इंपॉर्टेंट थे। तो पीएच की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच, और इसकी रेंज होती है बच्चों 0 से 14 तक। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पी पोन्टेज के लिए है, अब आप समझ चुके हैं। तो यहां पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन आयन जिसको पीएच कह रहे हैं हम, एक हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम पीओएच कह रहे हैं। तो एक तरफ नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, लॉग एच पॉजिटिव, और दूसरी तरफ नेगेटिव लॉग है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का, जिसको लोग ओएच नेगेटिव कह रहे हैं। नटशेल में हम क्या लिख सकते हैं? पीएच इज इक्वल टू लॉग एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव। इज इट सो? चलिए ये आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं कहूंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वो टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको लिखते हैं, इसका सिंबल है KW। इट इज द सिंपल वर्ड्स में इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। चीज वही है जो पीएच में हम कर रहे थे। के डब्ल्यू क्या हो गया, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। यहां तक बात बिल्कुल सिंपल है। ये जो के डब्ल्यू की वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो के डब्ल्यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जहां पे भी समझ में ना आए बेटा तुरंत आप पूछ लेना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वाटर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये बड़ा यूनिक है। प्योर वाटर जो है बच्चों वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और वो बेस की तरह भी एक्ट करता है। प्योर वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो होगा वाटर का वो तो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। तो एक हो गया प्रोटॉन डोनर, दूसरा हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो एक ही टाइम पे ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, लिक्विड स्टेट में है तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस। अब यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में इसको अगर हम शो करना चाहें तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो गया, ये हो गया, ये कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोक्साइड आयंस। और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा हो गया, हाइड्रोनियम आयन। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस समझ में आ गया। प्योर वाटर होता है न्यूट्रल जिसकी पीएच है 7। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो प्योर वाटर की पीएच लॉग एच पॉजिटिव के हिसाब से 10⁻⁻7। ये रिएक्शन 2 हो गया। तो रिएक्शन सॉरी इक्वेशन 1 हो गया। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने क्या लिखा था, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब अगर दोनों इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लीजिए, नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड्स इक्वेशन 1 में। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू विल बी माइनस लॉग एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। और ये कितना था, -7 था, ये कितना था, -7। तो टोटल कितना हो गया, 14। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14 या पी ए डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, दैट विल बी 14। समझ में आ गई बात। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो आपको उससे शायद चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन जिसका पीएच है आपका, सॉरी पीएच तो हमें निकालना है, सॉल्यूशन का पीएच हमें फाइंड आउट करना है और जिसकी कंसंट्रेशन है 0.0015 मोल्स। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, या इसका आप मैं डायरेक्टली कहूँ पीओएच बताइए। चलिए पीओएच बताइए इसका। तो पीएच हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इज इट ओके, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, या 1.5 माइनस में रहेगा सारा, माइनस लॉग 10⁻⁻2। अब इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से निकालते हैं तो ये आती है 0.18 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 है।
तो वैल्यू क्या हो गई 1.82। टोटल पीएच क्या होती है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये होता है 10⁻14। तो 14 माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया H पॉजिटिव 14, सॉरी 1.2, तो OH नेगेटिव कितना बच गया 12.18। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा इंडिकेटर्स की। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पीएच स्केल सोरेनसन ने डेवलप किया था, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जहां पे हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, न्यूट्रल 7, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब जो सोरेनसन का पीएच स्केल है, अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे प्योर वाटर तो हमारा क्या है 7 पीएच वाला, लेकिन सी वाटर हमारा जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या है 8.3। इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड जो होता है उसकी भी पीएच लगभग इसी रेंज में देखने को मिलती है। एसिड रेन वो भी तो वाटर है, देखिए तीन चीजें हैं, प्योर वाटर 7 पीएच, सी वाटर 8.3 पीएच एंड एसिड रेन, नाम में ही एसिड है 5.6। तो सी वाटर तो अल्कलाइन हो गया, उसमें सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है ना, लेकिन एसिड रेन में एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा है। इसी तरह जो HCl होता है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, उसकी पीएच होती है 1, और जो स्ट्रोंगेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच होती है 14। तो इस रेंज में सारे के सारे लाई करते हैं। अब इस पीएच को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो कैसे पीएच का पता लगा सकते हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो आपने कॉमन सिंपल अपने लैब्स में देखे होंगे, पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, पीएच पेपर्स होते हैं, उनके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो पीएच को हम मेजर कर सकते हैं पीएच स्ट्रिप की हेल्प से। एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीएच मीटर, उसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो हायर क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है, ये यहाँ पे हमने गलत लिखा, ये कैपिटल आएगा। तीसरा मेथड होता है पीएच इंडिकेटर्स का, जिसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहीं पे पीएच इंडिकेटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था, एक की मैंने बात बता दी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने बता दिया, दूसरा वर्ड क्या था बफर। बफर उसके बारे में बताता हूं। देखो हमारे पास वैल्यू है 0 से 14 तक। अगर मान लीजिए कोई एसिड है, उसमें मैं कोई सब्सटेंस मिलाऊं, बेसिक सब्सटेंस मिलाऊं या बेस में एसिडिक सब्सटेंस मिलाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पीएच चेंज होगी। तो वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो उस पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ आपके चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए बफर क्या है, इस सॉल्यूशन है which resist change in pH when a small amount of acid or base is added। ठीक है ना। और इसके लिए आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एक जो मिक्सचर होता है वीक एसिड का एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड, देखिए क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि वीक एसिड है हमारे पास, और वीक एसिड के साथ क्या है, सोल्ट है कॉन्जुगेटेड बेस का। सिंपल वर्ड में आप याद रख सकते हैं एसिड के साथ बेस, और वीक बेस है तो इसमें सोल्ट है इसके कॉन्जुगेटेड एसिड का। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि वाटर मॉलिक्यूल है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा हायर क्लासेस। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब हमारे पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, अब उसमें कौन सा बफर ऐड किया जाएगा, एसिडिक बफर क्या होगा, ये मिक्सचर है वीक एसिड का, और मैंने क्या बताया वीक एसिड प्लस सोल्ट। उस सोल्ट में क्या है, वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसी तरह बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, वीक बेस प्लस सोल्ट है इसका, और सोल्ट में क्या है, वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड।
देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, आप इसको डिसोशिएट करके देखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये जो सोल्ट है ना इसका, इसमें क्या है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। क्लियर टू एवरीवन? अब ये काम कैसे करता है, ये बफर कैसे काम कर रहा है? ये बफर बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बिटवीन एसिड एंड बेस। KW क्या था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एसिटेट बफर है, उसका डिसोसिएशन होगा तो ये आयनिक फॉर्म मिल गई हमें उसकी। अब अगर इस सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी लेफ्ट की तरफ बढ़ती है, हाइड्रोजन आयंस ऐड कर रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जो पीएच है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर हम इसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन इसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, बेसिसिटी 7 से 14 की तरफ बढ़ती है। तो हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज कर देंगे तो फिर से पीएच को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि कैसे काम करता है हमारा बफर एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों, एक तो आयनिक प्रोडक्ट और बफर, जो आपको पता ही होने चाहिए थे। हमारी बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है, नेचर ने, भगवान ने अपने आप से बफर सिस्टम दिए हुए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी में अपने आप से बफर सिस्टम काम करते हैं। देखो हमारी बॉडी में दो तरह का फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अब आपको ये भी पता होगा हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या है, या हमारे सर्कुलेशन में मेन चीजें क्या होती है। हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके अलावा प्रोटीन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, राइट और नॉट। और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस, ये आयनिक बैलेंस बनाएंगे। तो नेचर ने इनबिल्ट सिस्टम बना रखा है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस है, जो एक बफर सिस्टम बना देते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम हो गया। उसी के साथ साथ जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। अब ये जो प्रोटीन बफर सिस्टम है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा में भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी। तो ये क्या क्या करेगा, प्रोटीन का नाम लेते ही सबसे पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं उनके, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बफर हो गए, सारे के सारे प्रोटीन के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो 55% बनाता है ब्लड का, प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका बफर हो गया। एंड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से आरबीसी भी मिलता है। तो ये एक अलग से बफर सिस्टम हो गया। तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के बफर सिस्टम प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड में, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है चाहे वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब आपको समझ आया होगा कि ये बफर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एल्कलॉइड्स हो जाएगा, एल्कलॉइड कंडीशन ज्यादा हो जाएगी तो भी हार्मफुल है हमारे लिए, एसिडोसिस हो जाएगा तो भी हार्मफुल है हमारे लिए। कंटिन्यूस कोई भी प्रोसेस, कोई भी कंडीशन अगर रहती है तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। चलिए, तो ये तो बात हो गई पीएच की, कैसे वो काम करता है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। अब हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात कर लेते हैं। पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या हमारी लाइफ पीएच सेंसिटिव है, क्या प्लांट्स की लाइफ पीएच सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। हमारी बॉडी सबसे अच्छा काम करती है 7 to 7.8 पीएच में। अब अगर इससे कम या ज्यादा होती है तो कैसे अफेक्ट होती है हमारी बॉडी, आपने एसिड रेन के बारे में सुना है ना। अब हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो पीएच रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो रेन वाटर है उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। अब जब ये रेन वाटर जाएगा रिवर्स में तो वहां का जो पानी था उसकी पीएच को भी तो ये कम कर देगा, जो पीएच 7 थी या उसके आसपास थी, अगर प्योर वाटर नहीं है तो उसकी पीएच को लोअर कर दिया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ गई, एसिडिक नेचर उसका बढ़ा दिया। तो वहां पे जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ज़ूप्लैंक्टन्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। चलिए, दूसरा हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। 3 तरह की सॉइल होती है, एसिडिक, बेसिक जिसको हम एल्कलाइन कहते हैं, और न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल बच्चों बेस्ट है, आइडियल कंडीशन है प्लांट की ग्रोथ के लिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर हम छोड़ दें, लेकिन अगर एसिडिक या बेसिक सॉइल होगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर पीएच सॉइल की 5.5 से कम है
तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट जैसे एल्यूमिनियम हो गया या मैंगनीज हो गया, वो तो हाईली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारे उसको अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर एल्कलाइन पीएच रहेगी कंटिन्यूअसली, तो आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन जैसे एलिमेंट्स उसको अवेलेबल नहीं होंगी फ्रॉम द सोइल। तो जो स्पेसिफिक पीएच रेंज थी फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो हमने चेंज कर दी। तो प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्सिमम 5.5 से 7 के बीच की जरूरी है। अब इसमें या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाए, तो वो सपोर्ट नहीं करेगी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, प्लांट की बात कर लिया। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसमें कैसे होता है पीएच चेंज? देखो, पीएच इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक तो पता चल गया। हमारे स्टमक में रिलीज होता है HCl, जो एक्टिवेट कर देता है प्रोरेनिन को। एक एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब HCl जरूरी है। लेकिन बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में रहता है, हमारे स्टमक में रहता है, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। नेचुरली तो जब बाइल आएगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन कई बार हमारी बॉडी में जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से पेन और इरिटेशन फील करते हैं। तो क्या 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 करते हैं फिर हम कि भाई इनो पी लो। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इनो क्योंकि एल्कलाइन है, जिनको हम एंटासिड भी कहते हैं, एंट एसिड, अगेंस्ट एसिड, तो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो लेना पड़ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। टूथ डिके आजकल के बच्चों में, आप लोगों में और आपसे छोटे वालों में तो सीरियस प्रॉब्लम हो गई है अभी, कि पीएच सेंसिटिव है हमारे टीथ भी। इनेमल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन वो भी डिके हो जाता है। क्या आप में से कोई बता सकता है प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ही हम कोई स्वीट शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, हमारे माउथ का पीएच हो जाता है चेंज। अब जो इनेमल है ना बच्चों, वो बना हुआ है कैल्शियम फोस्फेट का, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। लेकिन ये भी कोरोड कर जाता है जब पीएच जो माउथ की है 5.5 से नीचे चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही पीएच 5.5 से नीचे जाएगी, बैक्टीरियल एक्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपने दांतों को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो फूड पार्टिकल्स वहां पे हैं, वो धीरे धीरे वहां पे एक कैविटी बनाना शुरू कर देते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। तो इसकी एक ही रेमेडी है कि अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करते रहिए, तो आप टूथ डिके और डेंटल प्लाक जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। बताया किसी ने कमेंट सेक्शन में कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है प्लांट्स में? प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। जो पोलन ग्रेन्स है ना, उसकी आउटर कवरिंग स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसलिए हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी गुड कंडीशन में, वाइबल कंडीशन में मिल जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी यूज करते हैं पीएच को। कैसे? आपने देखा होगा, मधुमक्खी जब आपको काटती है, बी स्टिंग करती है, या जो नेटल की जो लीव्स होती है, वो जगह हमारे बॉडी में टच हो जाती है, तो वो क्या एक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है। इसी तरह बी स्टिंग, उसमें पेन और इरिटेशन होती है। तो आप अगर हमें कहते हैं ना कि भाई बेकिंग सोडा लगा लो, जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड एंटर हुआ है हमारी बॉडी में, तो अगर बेस अप्लाई कर देंगे तो एसिड बेस से सोल्ट बन जाएगा, और वो रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। कुछ और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कुछ और एग्जांपल्स में आप ले सकते हो भाई, विनेगर है, बड़ा फेमस है आजकल के बच्चों में। आपके जितने भी ये चाउमीन वगैरह बनते हैं, आप वो खाते हो, एसिटिक एसिड होता है। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फ्रूट जिसको आप कहते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, इमली, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और मिल्क जिसको हम दही कहते हैं, सोर मिल्क को, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो बेटा, जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। और अगर आपको पता हो, तो कर्ड ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है एज कंपेयर टू मिल्क, क्योंकि उसमें
विटामिन B12 भी होता है जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग का मैं अभी आपको बता रहा था, दोनों में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो डे टू डे लाइफ में प्लांट या एनिमल्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ा कि भाई पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, बफर्स क्या होते हैं, पीएच का एवरीडे डे टू डे लाइफ में प्लांट या एनिमल किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब पीएच मेजर के लिए मैंने 3 मेथड्स बताए थे। एक मेथड तो क्या था, पीएच पेपर स्ट्रिप्स थे। दूसरा मेथड क्या था, पीएच मीटर था, वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें तो आप रखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है इंडिकेटर्स, जो आपके सिलेबस में है। इंडिकेटर्स की बात हम करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो बता देता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, बाय चेंजिंग देयर कलर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। 3 तरह के इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं, एक टाइप का इंडिकेटर और होता है जिसको गस्टेटरी इंडिकेटर्स आप कह सकते हैं। गस्टेटरी इंडिकेटर होता है। बट मेजरली देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हो गया सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स, और तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, और मैंने इसमें एक ऐड कर दिया गस्टेटरी इंडिकेटर। 4 टाइप के इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, बट सिलेबस में आपके बेसिकली 3 टाइप के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल का नेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करे उसको हम कह देते हैं इंडिकेटर, राइट? तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि चेंज करते हैं अपने कलर्स में, और जिससे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। 3 टाइप के इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में आपको स्टडी करने हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जिनका सोर्स ही नेचुरल हो, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हो गए जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। 2 सबसे कॉमन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके अलावा ऑर्डर चेंजेस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कर दें, मीडियम में कर दें, ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन एक्सीलेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि ऑल फैक्ट्री होते हैं, कि जब वो एसिड और बेस के साथ उनको मिक्स किया जाता है ना बच्चों, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो अभी तक ये तो आपको क्लियर हो गया कि 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप होता है जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आते हैं। और तीसरा ग्रुप है जो स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड या बेस के साथ, लाइक वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल एंड अनियन। नेचुरल इंडिकेटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये कॉमन एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताए। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके नेचुरल सोर्सेज होते हैं। सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज लिटमस। लिटमस पेपर टेस्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और बेस रेड लिटमस का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो एसिड क्या हो गया और बेस किस तरह से बिहेव करेगा लिटमस के साथ? ABR, एसिड ब्लू टू रेड, एंड बेस BRB, बेस रेड टू ब्लू हो जाता है। लिटमस थैलोफाइटा में लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। दूसरा हमारा कॉमन एग्जांपल है नेचुरल सोर्स का टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है। आपने सबने देखी होगी टर्मरिक येलो होती है। एसिड के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा क्लींजिंग एक्शन जो सोप का होता है वो किस तरह से एक्ट करता है। एंड रेड कैबेज जो कि पर्पल कलर की होती है, एसिड के साथ वो रेड कलर की हो जाती है और बेस के साथ ग्रीन कलर की हो जाएगी। देखिए किस तरह से एक्ट करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर है
रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा। एसिड के साथ मैंने अभी क्या बताया था आपको, AR ABR, एसिड के साथ ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, लेकिन रेड रेड ही रहेगा। बेस के साथ ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, लेकिन रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टर्मरिक जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, एसिड के साथ कोई कलर रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन बेस के साथ ये कलर चेंज कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन आपको दिखाता हूं टर्मरिक के साथ कैसे। हमारे कपड़े पे कोई स्टेन लग जाता है, कोई दाग लग जाता है, वैसे तो एड में कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से पूछ के देखना है, दाग लगा के लेके जाना। तो अगर हमारे स्टेन पे कोई सब्जी का दाग लग गया, करी का दाग लग गया व्हाइट क्लॉथ पे, और उस पे आप टर्मरिक लगाते हो, तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ऑब्जर्व किया है कभी आपने? आप क्यों ऑब्जर्व करोगे, मम्मी है ना, मम्मी ऑब्जर्व करेगी, आप लोग क्यों ऑब्जर्व करोगे? ऐसा होता है बच्चों। इस बार चेक करना, ठीक है? ये क्यों हुआ? इसीलिए जो बेस मतलब सोप सॉल्यूशन जो है ना बच्चों, उसमें साबुन लगाते ही ये जो स्टेन था, जो दाग था, वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कैबेज का एक और एग्जांपल बताया मैंने, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इस तरह से इससे इसका जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन, वो ऑब्टेन किया जाता है। कैबेज का जो पिगमेंट है वो एंथोसाइनिन एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, न्यूट्रल में ऑब्वियस सी बात है कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो क्लियरली इजीली पता चल जाता है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स कौन से हो गए? आर्टिफिशियल, जो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है? दो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन क्या करता है, देखो न्यूट्रल अगर पीएच है किसी सब्सटेंस की, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। एसिडिक पीएच में भी फिनोप्थलीन कोई कलर चेंज शो नहीं करता, बट अगर पीएच बेसिक है, बेसिक पीएच में फिनोप्थलीन पिंक कलर का हो जाता है। तो बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है एंड कलर चेंजेस टू पिंक। फिनोप्थलीन की हम बात कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन दो एग्जांपल बता रहा था। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन तो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करता है और पिंक कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, दिस वन, ये येलोइश जो आपको दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल पीएच में ऑरेंज कलर ही रहेगा, लेकिन एसिडिक पीएच में इट चेंजेस इनटू ऑरेंज कलर। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस में इसका कलर सेम रहेगा। फिनोप्थलीन का एसिड में कलर सेम रहेगा, बेस में चेंज हो जाता है। तो पीएच अगर 0 से 3 है तो मिथाइल ऑरेंज एक्ट करेगा, ऑरेंज टू रेड हो जाएगा। 4 से 14 तक है तो ये येलो येलो ही रहेगा, ऑरेंज से थोड़ा सा कलर चेंज होगा। लेकिन फिनोप्थलीन एसिडिक पीएच में तो कलरलेस ही रहेगा, और 10 to 14 एल्कलाइन पीएच में, बेसिक पीएच में ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? नाउ थर्ड ग्रुप, ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब ही होता है रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। तो ऐसे इंडिकेटर जो अरोमा, जो स्मेल चेंज कर लेते हैं जब किसी एसिड को बेसिक सॉल्यूशन के साथ उनको मिक्स किया जाता है, ठीक है ना? तो उनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक स्मेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वनीला एक्सट्रैक्ट है, अनियन एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल है। तो जो देख नहीं पाते ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के हेल्प से ही एसिड या बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्मेल चेंज कर लेते हैं जब एसिड या बेस के साथ उसको मिक्स किया जाता है। ऑनियन का पेस्ट या जूस हम यूज कर सकते हैं, जब उसको बेस में ऐड किया जाएगा तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, लेकिन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह वनीला या वनीला एक्सट्रैक्ट, बेस के साथ उसका स्मेल चेंज हो जाएगा,
लेकिन एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो ये जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। ये लेमन है, इसका कलर चेंज आपको दिख रहा है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिड और बेस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप फटाफट बताइए मुझे कि अगर एसिड का फाइंड आउट करना है तो कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और बेस का पता लगाना है तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया ऑनियन किसके साथ रिएक्ट करेगा और वनीला एक्सट्रैक्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कुछ इंडिकेटर्स की पीएच मैंने आपके लिए लिखी है। यहां से भी आप चीजों को समराइज करके चार्ट बना सकते हैं। फिनोप्थिलीन बेस के साथ पिंक रिएक्शन, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई कलर चेंज नहीं शो करता। मिथाइल रेड एसिड के साथ रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ येलो कलर हो जाता है। और एग्जांपल्स हैं लिटमस, बेस के साथ ब्लू, एसिड के साथ रेड एंड सो ऑन। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हुए। अब एक वर्ड आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? आप अगर क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा यूनिवर्सल बॉस किसको कहते हैं, एक बार ये भी बता दीजिए। आईपीएल सीजन चल रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, तो आईपीएल सीजन में यूनिवर्सल बॉस किसको कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आउट ऑफ द कंटेस्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे सर ये पीएच पढ़ाते पढ़ाते, इंडिकेटर्स पढ़ाते पढ़ाते कहां यूनिवर्सल बॉक्स पे आ गए। मैं बेटा कई बार ऐसी चीजें इसलिए बताता हूं कि आप कोरिलेट कर पाते हैं कि जब यूनिवर्सल इंडिकेटर सर ने पढ़ाया था तो यूनिवर्सल बॉक्स की बात की थी, तो आपको चीजें ज्यादा इजीली याद आ जाती हैं। तो पीएच स्केल हमें पता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में। 0 से 14 की जो वैल्यू होती है, जहां पे 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है बच्चों, एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, बहुत सारे गाइस का, और डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, डिफरेंट पीएच में डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे अगर पीएच 0 से 2 के बीच में है तो हमें ये तो पता है कि सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, लेकिन कलर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर चेंज शो करेगा, रेड से पिंक हो जाएगा। चलते जाना, 2 से 4 है तो पिंक था, पिंक से येलो हो जाएगा। 4 to 7 ये भी एसिडिक रहेगा, येलो आया था लास्ट में, येलो से ग्रीन हो जाएगा। अब 7 न्यूट्रल पीएच है तो ग्रीन से ग्रीन ही रहा, लेकिन जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ चलेंगे, 7 to 10 पीएच रेंज में हम जाएंगे तो ग्रीन से ब्लू, ब्लू टू इंडिगो और इंडिगो टू वायलेट। तो देखिए एक सीक्वेंस बन गई ना आपकी कि रेड से हमने शुरू किया, रेड से हम पहुंच गए पिंक, पिंक से येलो, येलो टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू इंडिगो एंड इंडिगो टू वायलेट। तो आरपीवाई जीबीआई, ठीक, ये सीक्वेंस आपको सॉरी मिल जाती है। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट पीएच चेंजेस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो करते हैं। यहां से ये दूसरी टेबल आपको बनानी है। एक टेबल तो कौन सी बनानी है, ये वाली बनानी है, दूसरी टेबल ये वाली बनानी है आपको। लिटमस टेस्ट, ओरिजिनल कलर इंडिकेटर का रेड है, लिटमस है तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस है तो ब्लू रहेगा। लेकिन अब देखिए आपको जो रेड लिटमस है एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन बेस में वो ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस के केस में उल्टा हो जाएगा, एसिड के साथ ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। समराइज करते रहिए बेटा। टर्मरिक एसिड के साथ येलो कलर में कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस के साथ जब सोप अप्लाई करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर हमने बात करी थी, दैट इज रेड कैबेज, जो पर्पल कलर का होता है। ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ग्रीनिश हो जाता है। उसके बाद सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हम बात करने लगे थे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में क्या होता है, फिनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता, एसिड के साथ इसलिए कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज
जो कि एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर। इसी तरह पेटल्स ले सकते हैं चाइना रोज की। एंड थर्ड ग्रुप जो था हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये स्मेल चेंज करते हैं तो इसमें कोई कलर चेंज की तो बात आएगी नहीं। एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बेस के साथ इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। इसलिए जो मैंने पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए एसिड या बेस के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, यस और नो। ठीक, फिर से ये सारे के सारे एक बार आपके लिए, आप देखिए जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं बेटा। मैंने वो कहते हैं ना एवरी पॉसिबल वे, हर तीर अपने तर्कश का ट्राई किया है जिससे आप लोगों के दिमाग में एक चीज सेट हो जाए, बैठ हो जाए। तो मैंने अब दो नेचुरल इंडिकेटर ले लिए, मतलब दो लिटमस वाले ले लिए और दो आर्टिफिशियल ले लिए। आर बी लिटमस के केस में, ठीक है, और ब्लू लिटमस के केस में आरबी। फिनोक्लिन कलरलेस पिंक, पी से याद रख सकते हो, दोनों तरफ पी आएगा। और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होता है, तो बेस के साथ येलो कलर दे देगा। ये लिटमस पेपर टेस्ट आपने अगर आज तक नहीं किया होगा तो आपके टीचर आपको ये जरूर करवा देंगे। ये जब एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। एसिड बेसिस में अब बात करते हैं एसिड की। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एसिड क्या होता है, अगर किसी लेमैन को आपको बताना हो एसिड क्या है, तो आप कह देते हैं भाई जिसका सोर टेस्ट हो, जिसकी पीएच 7 से कम हो, ऐसा सब्सटेंस एसिड कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। तो एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड, हैविंग लेस pH than 7 and neutralizes a base is known as acid. अब अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन बच्चों की जाती है एसिड्स की। जैसे स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर हम कहें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में किसी एसिड का, मान लीजिए आपने HCl लिया और ये कंप्लीटली इस तरह से आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसकी पीएच कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। लेकिन अगर उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, देन इट इज नोन एज अ वीक एसिड, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका नहीं है एसिड को क्लासिफाई करने का। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई करते हैं। तो सारे मेथड्स की बात करते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ के बेसिस पे करते हैं। उसके अलावा ओरिजिन के बेस पे एसिड को क्लासिफाई किया जाता है, कंसंट्रेशन के बेस पे और हाइड्रोजन आयंस के बेस पे। तो ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब है बच्चों कहां से वो हमें मिलते हैं, एसिड कहां से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ऑरेंज ले लीजिए आप, लेमन ले लीजिए, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। इसी तरह से जो विनेगर है जो आप लोगों का आजकल बहुत फेवरेट है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है। टैमरिंड इमली में टार्टरिक एसिड। और जो मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है ना बच्चों, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होती है, लैब जिसको कहते हैं। और आप में से कितनों को पता है कि अगर मिल्क और कर्ड की बात करें तो कौन सा ज्यादा न्यूट्रिशियस है, बताओ। चलो मैं आपको आइडिया देता हूँ, कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कर्ड क्यों ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए किसी को याद है तो। क्योंकि वहां पे विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है, जो कर्ड को ज्यादा न्यूट्रिशियस, ज्यादा बेनिफिशियल बना देता है एज कंपेयर टू मिल्क। तो जो लिविंग ऑर्गेन से मिले वो हो गया ऑर्गेनिक एसिड, और जो कहां से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, उसको क्या कह देंगे, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड्स में आते हैं। तो सोर्स के बेस पे एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक और
टार्टरिक एसिड, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड्स की। उसके बाद बात आती है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो हमने अभी ऑलरेडी बात की थी कि डिसोसिएशन कितना इफेक्टिवली उसका हो सकता है। तो डिसोसिएशन के बेस पे दो तरह के एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। कंप्लीट डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तीन को बहुत अच्छे एग्जांपल है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। मैंने अभी कार्बोनिक एसिड का आपको एग्जांपल बताया था, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड के एग्जांपल है। कंसंट्रेशन के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो लेबोरेटरी में बच्चे यूज मतलब सुनते हैं। अगर किसी एसिड में एक्वस सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन है, कि उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम कम कर दें, तो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। या सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि अगर एसिड में पानी मिला देंगे ना, या कोई सॉल्यूशन मिला देंगे, सोलवेंट मिला देंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ऐसा एसिड क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। कि भाई पहले इस तरह से हाइड्रोजन आयन का नंबर बहुत ज्यादा था, आप उसमें कोई सोलवेंट ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का नंबर थोड़ा सा कम हो गया, तो ये कंसंट्रेटेड था, और अब क्या हो गया, डाइल्यूटेड। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, या हाइड्रोजन आयन का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड, और अगर कम है तो डाइल्यूटेड एसिड कहलाता है। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन। और लास्टली हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, कि एक मोल एसिड का हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, या हम कह सकते हैं एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोप्रोटिक। देखो ना, HCl को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आप H2SO4 को डिसोशिएट करोगे, उसका ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए। फॉस्फोरिक एसिड को आप डिसोशिएट करोगे तो तीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। तो जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, दो मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तीन या तीन से ज्यादा, तो क्या कहलाएगा, पोलीप्रोटिक। ठीक है, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, और तीन से ज्यादा हो गए तो पोलोट्रोपिक एसिड्स कहलाते हैं। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे बच्चों एसिड को क्लासिफाई किया जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कि किस तरह से एसिड वाटर के साथ बिहेव करता है, कि जब एसिड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो क्या होगा, ये डिसोशिएट करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे के सारे एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज देयर टेंडेंसी टू शो एसिडिक कैरेक्टर और बिहेवियर। HCl का ब्रेकडाउन हमने किया, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस मिल गए। एसिटिक एसिड को हमने डिसोशिएट किया तो एसिटेट आयंस मिल गए, और साथ में हाइड्रोजन आयंस मिल गए। ठीक है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि एसिड में पानी मिलाना डेंजरस होता है, ये वार्निंग साइन लेबोरेटरी में आपको कॉमनली देखने को मिलता है। तो एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है। तो अब आपको एक चीज तो पता है कि डाइल्यूशन क्या होता है, कि एसिड में जब वाटर मिलाते हैं, जिसकी वजह से उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए, वो प्रोसेस कहलाती है डाइल्यूशन, है ना। तो एसिड में वाटर मिलाएंगे या वाटर में एसिड मिलाएंगे, ये कंफ्यूजन है अभी भी। देखो, जब एसिड में वाटर मिलाया जाता है ना बच्चों, तो हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो अगर हम मान लीजिए हमने ले लिया एसिड और उसमें बाहर से पानी मिला रहे हैं,
तो उससे क्या होगा, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर हम स्लोली ऐड कर रहे हैं, तो जो हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से ये जो मिक्सचर है एसिड और वाटर का, ये बाहर निकल सकता है एंड कैन कॉज सीरियस बर्न्स। एक्सेसिव हीट की वजह से जो हमने ग्लास कंटेनर लिया है वो भी टूट सकता है। इसलिए एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता, वाटर में एसिड मिलाया जाता है। हमने वाटर ले लिया, उसमें ग्रेजुअली एसिड अब हम ऐड करते हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से राइज नहीं करता, सॉल्यूशन को हम धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एसिड ऐड किया जाता है वाटर में, ना कि वाटर एसिड में ऐड किया जाता है। अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी हीट इवोल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इसकी वजह से जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है ना। और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं वाटर डिजोल्व करने से, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ये देखिए कॉमन सी रिएक्शन है, आपको समझ आ रही होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब वाटर ऐड किया तो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए, और नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, H3O पॉजिटिव। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, ठीक है। तो ये एसिड और वाटर का हम कह सकते हैं मिक्सिंग का, उसकी रिएक्शन क्या होती है, एसिड में वाटर ऐड किया जाता है कि वाटर में एसिड ऐड किया जाता है। अब बच्चों बात आती है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट दिए एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए। तीन कंसेप्ट बहुत कॉमन है, तीन कंसेप्ट बहुत कॉमन है। पहला जो कंसेप्ट है दैट इज आर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरा है ब्राउनस्टीड लोवेरी कॉन्सेप्ट, ये साइंटिस्ट के नाम है, एंड तीसरा है लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस। ये तीन कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे एसिड को डिफाइन किया। आर्हेनियस एसिड क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, पॉजिटिव आयन रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या कह देते हैं, एसिड। कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl था, उसमें पानी मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन बने, अभी पीछे हमने रिएक्शन देखी, और साथ में क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए। नेट चार्ज देखें तो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर +1 है और क्लोराइड के ऊपर -1 है। तो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हम क्या कहते हैं, उसको एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन रिलीज हो जाते हैं। सिंप्लीफाइड वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिस की अभी हम बात नहीं कर रहे, पर क्योंकि कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि बेस हो जाएगा जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हो, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है, एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है, तो उनकी जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, राइट। क्योंकि एसिड का हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है। तो आर्हेनियस ने क्या कहा, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो होता है एसिड, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे वो होता है बेस। अब ब्राउनस्टीड लोवेरी ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट, देखिए बात एक ही है, सबका बताने का तरीका अलग अलग था अपने हिसाब से। तो ब्राउनस्टीड लोवेरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस हो जाता है। तो एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटॉन का ट्रांसफर है एसिड से बेस में। तो जो कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आए, ये आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से बात हो गई, और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को वो बेस। क्लियर टू एवरीवन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही चीज हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। अब जो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हमने देखी कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास बेस था वाटर। तो एसिड ने
क्लोराइड आयन बनाए, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। यहाँ पे वाटर बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। मतलब सीधी सी बात ये याद रखनी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उस एसिड का, और जिसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा उस बेस का। एक और रिएक्शन देख लीजिए, अमोनिया और वाटर, अमोनियम आयंस बने और हाइड्रोक्साइड आयंस बने। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाटर यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पीछे का वीडियो जाके देख लीजिएगा कि वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी, डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज, कौन से मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो आर्नियस ने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ब्राउनस्टेड लोवरी ने क्या कहा जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब तीसरे कंसेप्ट की बात कर ले लुईस थ्योरी की, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करे वो होता है बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हो जाता है एसिड। तो एसिड जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, ठीक है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस मिलके एडक्टिव फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है देखिए, वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग से नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। तो लुईस एसिड और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। उसी वाटर मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बेस की तरह कर रहा है, हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड है, तो इन्होंने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो अब तीनों कंसेप्ट आपके सामने है। ये दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मेटल आयंस का। तो जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही एटम सप्लाई कर रहा है, दोनों के दोनों एटम एक ही एटम सप्लाई कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कुछ कॉमन एग्जांपल्स लुईस एसिड के, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम, और बेस अमोनिया, वाटर, ठीक। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं लुईस एसिड और बेसिस के। अब अगर मैं तीनों को समराइज करूं, पहला क्या था, हाइड्रोजन आयन, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो देखिए आर्नियस ने सबसे पहले क्या कहा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूसर होता है वो एसिड होता है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है। फिर ब्राउनस्टेड लोवरी आए, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। लेकिन लुईस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो तो क्या होता है, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होता है वो बेस होता है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये तीन कंसेप्ट थे, चार टाइप की क्लासिफिकेशन है एसिड की, और कैसे एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो चीजें अभी तक हमने देखी। कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ एसिड के, जो डे टू डे लाइफ में हम फेमिलियर है। सबसे कॉमन किंग ऑफ केमिकल HCl है ना, उसके बाद एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इनके सारे यूजेस भी हैं सामने। विनेगर में यूज होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आती हैं उसमें कार्बोनिक एसिड यूज होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सारी बातें हो गई एसिड के बेसिक पैरामीटर्स की। अब हम बात करेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मेंशन करते हैं आप, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट, है ना। एंड इफेक्ट ऑन इंडिकेटर क्या होगा, जो हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देंगे, ब्लू लिटमस चेंजेस टू, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या करेंगे, अगर दूसरा हम इंडिकेटर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, एसिड के साथ ऑरेंज से वो भी कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। फिनोप्थलीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये तीसरा इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करते, वो
कलरलेस ही रह जाते हैं। तो पहला टेस्ट की बात कर ली हमने, फिर हमने इंडिकेटर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तीसरा होता है बच्चों कि जब वाटर में उनको डिसॉल्व करते हैं तो उनका डिसोसिएशन होने पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी पीएच हमेशा 7 से कम होगी। तो पीएच स्केल पे जब हम न्यूट्रल से और 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। और बेसिस के साथ वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे एसिड्स है ना बच्चों, क्योंकि उनमें डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, दे कंटेन डिसॉल्व्ड आयंस, और डिसॉल्व्ड आयन होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए चाहे वो HCl है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। एक और पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, एक और फीचर हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, दैट इज कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज जब वो कोरोजन शो करते हैं, कोरोड करते हैं। इसीलिए कोरोसिव नेचर की वजह से वो हमारी स्किन को बर्न भी कर देते हैं। एक्सीडेंटली आपने सुना होगा या देखा होगा या इवन फील भी किया होगा, अगर लेबोरेटरी में HCl हमारी स्किन पे गिर जाता है तो इट गिव बर्न मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है आपको, कि सारे के सारे एसिड्स कोरोसिव नहीं होते। जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl, H2SO4, दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें कुछ रिलेटेड या कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की स्टडी करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। उसके बाद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड और बेसिस किस तरह से बिहेव करेंगे, एंड फाइनली एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करके और सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एक करके इन रिएक्शंस की बात करते हैं, एक एक करके इन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली रिएक्शन थी मेटल्स के साथ। तो मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड और वहां से वो हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देंगे, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे आप मैग्नीशियम का एग्जांपल देख रहे हो, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लाइकवाइज बेसिस जो है, एल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, आगे भी बात करेंगे, वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट के फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख पा रहे होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी हुई है कि हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो एक सिंपल सा सेटअप है ना। तो आपको क्या करना है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमने ले लिया एंड उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल H2SO4 प्लस जिंक की रिएक्शन होगी। अब जब इसमें से रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब जो गैस रिलीज हुई हमें नहीं पता, अभी हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो गैस कलेक्ट हुई उसको डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से एक सोप सॉल्यूशन में कैरी करेंगे, और जैसे ही वो गैस सोप सॉल्यूशन में आएगी बच्चों, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड। उस बबल के पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि बबल्स में भरी हुई हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जब बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पॉप साउंड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा आपको, याद रहेगा, बताइए फटाफट, पक्का। चले आगे, चलिए। अब इस रिएक्शन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें ये रिएक्शन डिपेंड करती है टाइप ऑफ मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा आपका, आपका पोटेशियम आ जाएगा, आपका कैल्शियम आ जाएगा।
तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम इसी तरह से एक्ट करेंगे जैसे मैग्नीशियम ने एक्ट किया। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन हम देख लेते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, चाहे कंसेंट्रेशन कैसी भी हो नाइट्रिक एसिड की, HNO3 है, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो ओवरकम हो जाती है। नॉर्मली हम एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी की जगह वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो मैग्नीशियम जैसे मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन कार्बोनिक एसिड जो कि एक बहुत वीक एसिड है, वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। डू नॉट रिएक्ट विद एनी मेटल। तो सोल्ट बनने की जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है रादर देन एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है कि जो कर्ड है उसको कॉपर के कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं किया जाता। आपने सुना भी होगा कि पिकल्स हो गया, कर्ड हो गया, ऐसे हमारे फूड आर्टिकल्स को ब्रास या कॉपर के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसको कॉपर में स्टोर करेंगे, ब्रास में स्टोर करेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी और उसके टॉक्सिक सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कर्ड को अगर कॉपर में स्टोर करेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं विच आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं होते, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई पिकल एंड कर्ड्स आर नॉट स्टोर इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। याद रहेगा आपको? बताओ बताओ, याद रहेगा? पक्का? चले अगली रिएक्शन की तरफ। चलिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे बताइए। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे सॉल्ट्स बनेंगे, वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में CO2 और H2 गैस रिलीज हो रही है। लाइकवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो रिएक्ट, सेम मैनर में वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बेसिस तो रिएक्ट ही नहीं करते मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, उनकी तो रिएक्शन ही नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि बेसिस रिएक्ट नहीं करते बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स के साथ। चलिए एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करने की सोल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। जिंक कार्बोनेट है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। जिंक सल्फेट बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। जिंक सल्फेट बन गया, जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, और साथ में क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस। तो ये डिस्प्लेस हो गया, CO2 प्लस H2। CO2 गैस है, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस इवोल्यूशन को हम अपवर्ड एरो से शो कर सकते हैं। याद रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करेगा HCl के साथ, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2O एंड CO2। अब इस रिएक्शन में क्या होता है ना बच्चों, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, ये और एग्जांपल्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन सब की रिएक्शंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है, और जो लास्टली मैंने रिएक्शन करवाई ये CAR आएगा। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, यहाँ पे भी एसिड, टू फॉर्म, क्या करेंगे, ये सॉल्ट्स बना देंगे प्लस CO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन बेसिस डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। इसका भी एक रिएक्शन, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, किस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, अभी जो मैंने बताई आपको, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है आपके, कि डाइल्यूट HCl ले लिया हमने,
एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी बताइए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस प्रोसेस में रिलीज हुई, यहाँ पे CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हुई ये वाली जो गैस है, ये क्या करेगी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उस सॉल्यूशन में जब वो पास की जाती है तो क्या कर देती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये एक्टिविटी भी है आपके सिलेबस में कि किस तरह से हम शो कर सकते हैं कि जो CO2 है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, ठीक है ना बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो रिएक्शन है, यहाँ पे एसिड और बेसिस डिफरेंटली बिहेव करते हैं कि मेटल ऑक्साइड तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, बट वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, तो मेटल ऑक्साइड सारे के सारे कैसे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं विच रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। लेड ऑक्साइड आप ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ टू फॉर्म लेड नाइट्रेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। जो भी आपकी इच्छा करे वो एग्जांपल ले लीजिए। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट बना देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। और रिएक्शन लेनी है आपको, सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए आप, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोल्ट बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। कॉपर ऑक्साइड HCl, देखिए क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट्स विद एसिड एंड मेटल ऑक्साइड मैंने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, तो रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया, अभी मैंने बताया था H2SO4 के साथ। अभी मैंने रिएक्शन क्या बताई थी, H2SO4 के साथ रिएक्शन बताई थी। अब किसके साथ है, HCl के साथ रिएक्शन है। वहां पे बना था कॉपर सल्फेट, यहाँ पे CuCl2 बन गया, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, साथ में क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल, साथ में क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बताइए फटाफट। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कितने भी एग्जांपल लीजिए बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही हेल्पफुल होगा। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन बेसिक ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगी। ये रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बार बार इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर लूं मैं यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, है ना, याद रहेगा। तो मेटल ऑक्साइड तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है एसिड, KOH के साथ, तो क्या बना देता है, वही पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट बना देगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये बैलेंसिंग आपको करनी है सारी रिएक्शंस की, ठीक। तो एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, और बेसिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो अभी तक हमने देखा। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं उसको, दैट इज नोन एज, बहुत बेसिक सी चीज है, बताओ बताओ, बहुत बेसिक सी चीज है, यस दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl और NOH से NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, एसिड्स की। अब बेसिस की बात करते हैं। बेस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस
फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बीटर है टेस्ट में, ब्लू लिटमस को सॉरी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है पीएच 7 और सोपिन टच। ठीक, याद रहेगा। अब एक वर्ड आ जाता है साथ में, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? bases which are soluble in water are known as alkali. So all alkalis are bases, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, क्योंकि सारे के सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपके इसके फिजिकल प्रॉपर्टी बीटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे जब वाटर में डिसोसिएट होंगे तो एसिड हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। आप मुझे बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज एल्कली और बेस और बोथ? बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड एसिड है, एल्कली है, या सॉरी बेस है, एल्कली है, या दोनों है? बताइए। बाकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोपे टू टच ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इंडिकेटर्स पे इफेक्ट और बता देता हूं, चलिए हाउ दे शो देयर इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। तो जितने इंडिकेटर हमने एसिड के केस में लिए थे उतने यहाँ ले लेते हैं। वहां पे लिटमस लिया था हमने, मिथाइल ऑरेंज लिया था हमने, हमने फिनोप्थलीन लिया था। ठीक, तो लिटमस रेड लिटमस को तो क्या कर देंगे, वो ब्लू कर देंगे। वहां पे उल्टा था, मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर से क्या बन जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। फिनोप्थलीन का येलो जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। याद रहेगा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एसिडिक है, सॉरी बेसिक है, एल्कली है, या दोनों? बताओ बताओ। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी हमने, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैल्शियम आयंस ऑब्टेन हो जाते हैं प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब वाटर सोल्यूबल है तो एल्कली तो हो ही गया। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वाटर में सोल्यूबल भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये एल्कली भी है और बेस भी है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता दी थी बेसिस की मेटल के साथ एसिड के केस में ही, कि एसिड और बेसिस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। याद रहेगा ना आपको? बताओ बच्चों मेरे, बताओ बताओ, याद रहेगा? याद रहेगा। एक अच्छी सी रिएक्शन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा मेटल हो गया, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। कौन सा सोल्ट बनता है, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम जिंकेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक थे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं, बनेगा क्या, वही सोल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। याद रहेगा बच्चों मेरे, पक्का? चलिए जी, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक, एक तरफ हमारे पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि कैसा है, एसिडिक इन नेचर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों के वो कहता है ना, रैम से रोम में जाना, टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में चली जाए चीजें। मेटल ऑक्साइड्स कैसे थे, बेसिक इन नेचर। तो एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेसिक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बनेगा क्या, वही सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। याद रह जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन आता है कि अगर एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, उसको कह देते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एसिडिटी होती है आपकी बॉडी में, स्टमक में एसिडिटी होती है कई बार, तो क्या कहते हैं भाई, इनो पी लो, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये है बेसिस।
तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक इफेक्ट को, और वो सब्सटेंसेस जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको कहते हैं एंटासिड्स। ठीक है ना? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे सोल्ट NaCl और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, है ना? तो ऐसी रिएक्शन जहां पे दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करके अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, बेस एसिड के इफेक्ट को कर देगा, और क्या बन गया हमारा? सोल्ट बन गया। और तो रिएक्शन को क्या कह देते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है? क्या होगा या क्या सिमिलरिटीज हैं सारे के सारे एसिड्स में और बेसिस में? क्या कुछ कॉमन है एसिड और बेसिस में? बताओ। कि दोनों डिसोसिएट होते हैं, दोनों गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बोथ एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि इथेनॉल और ग्लूकोज दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनाइट्स नहीं प्रोड्यूस करते, आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, सॉरी। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से कंपेयर कर रहा हूं मैं कि एसिड और बेस दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। एसिड टर्न रिक्वेस्ट टू रेड ब्लू में कर देते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्लिपरी है, ये सोर इन टेस्ट में, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। पूरा समराइज कर लीजिए। एसिड सोर टेस्ट, पीएच लेस देन 7, पीएच लिटमस पेपर के साथ चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। बेसिस की पीएच 7 से ज्यादा, बीटा टेस्ट मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे ये गलत हो गया। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया। ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एफरवेंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कैल्शियम क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, CO2 गैस रिलीज होती है, और वो CO2 गैस बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। ठीक है? तो कैल्शियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है और उसकी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन, वैसे तो आपको खुद को ट्राई करने थे, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको आंसर बता चुका हूं बच्चों। अब क्या होता है कि ड्राई HCl एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्वा सॉल्यूशन में करता है, लेकिन ड्राई HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा। वाटर अगर उसको नहीं मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो डिसोसिएट नहीं होता। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी आप करके देख सकते हो कि नॉर्मल ब्लू लिटमस पेपर को डेवलरी ट्यूब के एंड में रखा जहां पे ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है? तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे तो ड्राई HCl गैस चेंज कर देगी कलर का, क्योंकि मॉइस्ट मतलब एक्वस कंडीशन उसको मिल गई। अब आपको एक गेम खिलाते हैं। गेम ये है बच्चों मेरे, ये क्विज है आपके लिए। इस क्विज को आपको सोल्व करना है कि एसिड रिएक्ट विद, चलो एक मैं बता देता हूँ, मेटल्स टू गिव सोल्ट एंड वाटर ओनली। तो इस तरह से ये आपके लिए लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, ये क्विज है। ये आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। तब तक मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। बेसिस के एग्जांपल्स डिटर्जेंट हैं, बेकिंग सोडा है, जितने भी सोप्स हैं, एंटासिड्स हैं, सारे के सारे बेसिस हैं। और जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एल्कली। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा। तो हमारे पास बेस है, हमारे पास एल्कली है। ठीक है? तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। ऑलरेडी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं। तो सारे रिएक्शन एक बार समराइज कर लें। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोल्ट एंड CO2 गैस इज प्रोड्यूस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, सोल्ट और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। जबकि बेसिस रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बेसिस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और वो भी सोल्ट बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ये जनरलाइज रिएक्शंस हैं एसिड और बेसिस के आपके सिलेबस में। आपको क्विज का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, आप मैच करिए। ठीक है?
ओके, वहां पे क्या कर दिया था हमने क्या कर दिया था, मेटल कर दिया था हमने, है ना? हमने देखा ही नहीं। यस, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और इसी से तो साउंड बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं अप डाउन लेफ्ट राइट। एसिड हमने डिटेल में डिस्कस किए, बेसिस की हमने सारी रिएक्शन सारी डिटेल्स पढ़ी। अब सोल्ट, सोल्ट वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस ये दोनों जो हमारे हैं इनकी रिएक्शन से बनता है वो क्या कहलाता है, सोल्ट कहलाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद है कि भूल गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो बच्चों। तो सोल्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और ये न्यूट्रल बिहेव करते हैं इसलिए इनकी पीएच होती है 7। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट क्लासिफिकेशन। एसिडिक सोल्ट क्या होता है, जो बने पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिड से एक मेटल रिप्लेस कर दे एसिड के हाइड्रोजन आयन को, और उसी तरह जब एक एसिड बेस के हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर देता है तो बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एसिडिक सोल्ट एंड बेसिक सोल्ट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है सोल्ट फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिप्लेस बाय मेटल आयन। तो यहां से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो गया, सोडियम सल्फेट के सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, ये आपका कॉमन सोल्ट जिसको आप टेबल सोल्ट भी कहते हो, दैट इज NaCl। वहां पे किस तरह से सोडियम और क्लोराइड का अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हो। तो नॉर्मल सोल्ट क्या होते हैं, हमने एसिडिक बात कर ली, हमने बेसिक बात कर ली। तो नॉर्मल सोल्ट क्या होगा, जब सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जो भी रिप्लेस हो सकते हैं एसिड से, उनको मेटल आयन कंप्लीटली रिमूव कर दे वहां से, कि कोई भी हाइड्रोजन आयन ना बचे रिप्लेस करने के लिए। देखिए सबसे कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl की फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिप्लेस हो गए और उनकी जगह क्या आ गया, सोडियम और क्लोराइड बन गया। H2SO4 की जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में भी यही होता है। तो यहां पे कोई रिप्लेस करने के लिए बचता ही नहीं है। एसिडिक सॉल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि पार्शियली रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस एसिड के बाय मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयंस रिप्लेस हो जाएंगे तो बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स, मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं सोल्ट्स की। तो सोल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपैक हो सकते हैं। मोस्टली दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, सोल्टी इन टेस्ट, सोर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं और बीटर टेस्ट भी उनका हो सकता है। बट न्यूट्रल सोल्ट्स आर कलरलेस, बट कुछ सोल्ट कलर्ड भी होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं सोल्ट्स की। नाउ अगर हम बात करें अलग टाइप के सोल्ट्स की क्लासिफिकेशन की, तो एक होता है बच्चों डबल सोल्ट। डबल सोल्ट नाम से कुछ आइडिया आ रहा है आपको, डबल सोल्ट, कि जब दो सिंपल सोल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, सोल्ट ए एंड सोल्ट बी, दो सिंपल सोल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनके, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ टू सोल्ट्स आर मिक्स टुगेदर। अब सैचुरेटेड सोल्ट्स में आप क्या ले सकते हो, कोई भी सोल्ट आप ले सकते हो और उसके बाद हो जाएगा इसका क्रिस्टलाइजेशन। तो उससे जो नया सोल्ट बनेगा ना बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, डबल सोल्ट। जैसे FeSO4 सिंपल सोल्ट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों का अगर हम मिक्स करते हैं, सोल्ट ए हो गया, ये सोल्ट बी हो गया हमारा, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा, मोहर्स सोल्ट बनता है। आयन सल्फेट, अमोनियम इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा ना कि क्रिस्टलाइजेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो अब ये जो सोल्ट बना उसको हम क्या कहेंगे, डबल सोल्ट। तो ऐसे सोल्ट क्या कहलाएंगे, डबल सोल्ट। पोटाश अलम की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। आप में से अगर किसी को पोटाश अलम का फॉर्मूला पता हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, तब तक मैं लिख रहा हूं आपके लिए। दिस इज पोटाश अलम एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये अलम का यूज क्या होता है, अलम को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है बच्चों। मिक्स सोल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सोल्ट पता है आपको, बेसिक सोल्ट पता है, न्यूट्रल सोल्ट पता है, अब आपको डबल सोल्ट भी पता है। मिक्स सोल्ट्स क्या होते हैं,
जब दो एसिडिक या दो बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट हो किसी सॉल्ट में, दो एसिडिक या दो बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट हो अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहेंगे? मिक्स सॉल्ट कहेंगे। सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज अ मिक्स सॉल्ट। तो सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट का? बताओ बताओ। सोडियम से NaKnSO4। तो दो बेसिक रेडिकल क्या है यहां पे? सोडियम आयंस हैं और पोटेशियम आयंस हैं। तो जो दो एसिडिक रेडिकल्स यहां पे प्रेजेंट हो गए ना, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयन के अलावा दो बेसिक या एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट हो तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहेंगे हम? मिक्स सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर का एग्जांपल ले सकते हो आप। ब्लीचिंग पाउडर में भी दो आयंस प्रेजेंट होंगे, दो बेसिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको हम कहते हैं। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? दो बेसिक रेडिकल्स यहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक होता है व्हाट यू से हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। हाइग्रोस्कोपिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब एटमॉस्फेयर में किसी सब्सटेंस को रखा जाए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और सॉल्ट क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। आप कॉमन सॉल्ट को टाइट कंटेनर्स में इसलिए तो रखते हैं क्योंकि वो अगर खुले में रहेगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना? चलिए अब कुछ और बातें करते हैं सॉल्ट के बारे में। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी क्या होती है? अभी हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, बेसिक फीचर्स में बात करी थी कि सोल्यूबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। ये सारे के सारे वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट्स भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन मेटालिक कार्बोनेट और फॉस्फेट इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये सोल्यूबिलिटी की बात होगी। अब जब हम सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं या हमने मिक्स सॉल्ट में बात करी कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सॉरी डबल सॉल्ट में हमने बात करी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? बच्चों देखिए, किसी आयनिक कंपाउंड में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं एक आयन के, एक फॉर्मूला यूनिट में, वो क्या कहलाता है? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नहीं समझ में आई बात? बताओ फटाफट एक बार, व्हाट डू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं एक फॉर्मूला यूनिट में, वो क्या कहलाएगा? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आई? क्योंकि सॉल्ट्स जो होते हैं ना बच्चों, हमारे सॉल्ट फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट्स आर फाउंड इन फॉर्मूला यूनिट, NaCl। तो इस फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स होता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फिक्स्ड and those number of water molecules are known as water of crystallization। ठीक है, समझ में आ गई बात? याद रहेगा आपको? बताइए फटाफट। दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। जैसे आप सिंपल कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला कॉमनली इट इज नोन एज ब्लू विट्रोल, लेकिन ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा का मतलब क्या हो गया? यहां पे पेंटा मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट होंगे, है ना? तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। ये कुछ मेरे टैब में प्रॉब्लम है बेटा, यू हैव टू बेयर विद दैट। तो CuSO4 को हम .5H2 अगर लिख देते हैं तो ये 5 जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके फॉर्मूला यूनिट में दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है फॉर्मूला यूनिट में? दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आ गई बात? अब इसी से रिलेटेड एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की ऐसी प्रोसेस जहां पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हो जाता है। कैसे हो जाएगा? एक कॉमन आयन बाहर से हम अगर ऐड कर देंगे। अब यहां पे आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, एक आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे ये चेंज होता है कि देखिए यहां पे आपको अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया को हमने डिसोल्व कर दिया वाटर में, तो अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन हो गई और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लेते हैं और उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये क्योंकि ज्यादा आयनाइजेबल है तो इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? तो यही क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। कि डिसोसिएशन जो है एसिड या बेस का किसी भी सॉल्यूशन में अफेक्ट होता है बाय प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस का एडिशन जो एसिड और बेस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन बढ़ा देते हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या लिया? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये, ठीक है, एसिटिक एसिड हमने ले लिया। अब इसका जब डिसोसिएशन होता है ना बच्चों, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। सो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस is suppressed by addition of its own ions and this is known as common ion effect। मैं दोबारा से बोल रहा हूं आपके लिए, ionization of weak acid or weak base is suppressed by addition of its own ions is known as common ion effect। याद रहेगा आपको? याद रहेगा ना? अब तो चले आगे। एक बार फिर से मैं आपको सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज याद दिला दूं। न्यूट्रल बिहेवियर होता है, मोल्टन स्टेट में या वाटर में सोल्यूबल होंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोलियम आयंस। ठीक। अब जो हमारा टेबल सोल्ट है, कॉमन सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। तो जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और ये वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में एज फूड प्रिजर्वेटिव। रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आपके सिलेबस में जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड हैं, जो कि कॉमन सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये चार मेन है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा से। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब सोडियम क्लोराइड में से, एक्वा सोडियम क्लोराइड में से, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहां यूज होता है? सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में और फाइबर्स में एज अ डिग्रेजिंग मेटल। अब इसकी फॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। क्लोर एल्कली नाम से आपको आइडिया हो गया, दो सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन और एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन बन रही है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी हो रही है, NaOH भी बन रहा है, Cl एंड NOH, दो चीजें बन रही हैं। ठीक है। तो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एल्कली वर्ड यूज किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी? देखिए मैं बैलेंस नहीं, पहले सिंपल रिएक्शन लिखता हूं। एक्वस NaCl मींस ब्राइन लिया हमने और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई H2 + Cl2। ठीक है, ये दोनों, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। तो तीन प्रोडक्ट यहां पे बन रहे हैं और तीनों के तीनों प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीनों के तीनों प्रोडक्ट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है। NOH की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहां कहां उसको यूटिलाइज किया जा सकता है? तो मैंने बताया कि ये इंसोल्यूबल है ईथर में, इनऑर्गेनिक सोलवेंट में, ईथर में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसका, 519 केल्विन होता है। आयनिक कंपाउंड है, ठीक, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करता है क्योंकि बेस है। अब जो 3 प्रोडक्ट बने थे उनकी इंपोर्टेंस अलग अलग हमें डिस्कस करनी है, हमें पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि कैथोड पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, अमोनिया के साथ इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, क्लोरीन स्विमिंग पूल में ऐड की जाती है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज की जाती है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं, है ना, जो मेडिसिन कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। इसी तरह जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोप, डिटर्जेंट, डिग्रीजिंग मेटल्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैंने बता दिया था। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं ब्लीच, ब्लीचिंग फाइबर्स की ब्लीचिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं बच्चों एचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, वो भी कास्टिक सोडा की हेल्प से की जाती है। अब ये सारे यूजेस एक साथ में आपके लिए समराइज कर रहा हूं यहां पे। ये देखिए, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल, मार्ग्रेन, अमोनिया को फर्टिलाइजर, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, NOH दोनों का कॉम्बिनेशन, और ब्लीच जो बना, ठीक है। ये सारे के सारे यूजेस आपको लिख लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड प्रोडक्ट जो आता है हमारा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको परमानेंट हार्डनेस वाटर की जो है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं सोलवे प्रोसेस। तो अमोनियम सोडा प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है बेटा, कि जो अमोनिया है उसको रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ टू ऑब्टेन अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट से सेकंड स्टेप में सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा। अब जब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में कॉमन सोल्ट ऐड किया जाएगा, कॉमन सोल्ट का मतलब NaCl जब इसमें ऐड करते हैं ना तो ये बना देता है अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है प्रेसिपिटेट, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ड्यूरिंग सेकंड स्टेप these sodium bicarbonate precipitates are heated and they form or they produce sodium carbonate। तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। यहां पे जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो दोबारा से यूज कर ली जाएगी। आप इसके साथ वाटर के रिएक्शन करके जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे तो इससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। तो सोलवे प्रोसेस के थ्रू वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की जाती है। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा, ठीक है। यूजेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको वाइडली यूज किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोरेक्स प्रिपरेशन के लिए, सोप इंडस्ट्री में इसको वाइडली यूज किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए। तो दीज आर कॉमन यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
पे से जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और जिसको हम वाटर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। अब जो ये क्लोरीन रिलीज हुई, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अवेलेबल क्लोरीन। व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन? वो क्लोरीन जो डाइल्यूट एसिड से रिमूव कर दी जाए। डाइल्यूट एसिड में जो क्लोरीन है उसको जब रिमूव किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। या कार्बोनिक एसिड के थ्रू भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो स्लेक्ट लाइम है उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करवाना, उसके थ्रू ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है आपको किसी को? CHCl3, ठीक है। बाथरूम क्लीनर है, डिसइंफेक्टेंट है, ये सारे कॉमन यूजेस इसके हैं। अगला जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaCl को अमोनिया और वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है CO2 की प्रेजेंस में, तो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है और अमोनियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसको अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस भी कहा जाता है बच्चों। अमोनिया क्लोराइड प्रोसेस के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है, याद रहेगा। एंड इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था कि नहीं बना था? है ना। तो बेकिंग सोडा तो हमारे किचन की जान है। आपको क्रिस्पी पकोड़ा बनाने हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। वीकली अल्कलाइन होता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और बेसिस को। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसको यूज किया जाता है कॉमनली। एब्रेसिव क्लीनर की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, आप बता सकते हो? एक तरफ आपके पास है बेकिंग सोडा और एक तरफ आपके पास वॉशिंग सोडा, दोनों का डिफरेंस बताओ। फाइट करवाते हैं दोनों की, बोलो। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। दोनों के दोनों बेस हैं, एल्कलाइन है, राइट। लेकिन जो वॉशिंग सोडा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो दोनों के में कुछ कॉमन चीजें हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग में यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बिटरनेस ऐड कर देता है हमारे फूड सब्सटेंसेस में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो बहुत प्रिसाइज रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की। जिप्सम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। CSO4 दो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, उसको जब हीट किया जाता है एग्जैक्ट 373 केल्विन पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। टेम्परेचर अगर इससे जरा सा भी ज्यादा हो गया तो बर्न फॉर्म मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यहां पे पूरी की पूरी रिएक्शन अगर मैं आपके लिए लिखूं तो कैल्शियम सल्फेट बनता कैसे है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये साथ में बन गया, सॉरी प्लस। तो ये व्हाइट पाउडर है। अब इस व्हाइट पाउडर में जब वाटर ऐड किया जाता है, वाटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या क्या बनेगा? फिर से वही बन गया। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या कहलाती है? सेटिंग स्टेज। इट इज नोन एज सेटिंग स्टेज। और उसके बाद जब इसको छोड़ दिया जाता है देन इट इज नोन एज हार्डनिंग स्टेज, ठीक है। तो इसके यूजेस कहां कहां ये यूज होता है? पोट्री मेकिंग में, सिरेमिक्स में इसको यूज किया जाता है। जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है इसको। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस यूजेस। तो ये बेटा सारे प्रोडक्ट थे, ये सारा चैप्टर का आपको ओवरव्यू था। हमने एसिड से स्टार्ट किया,
एक्चुअली हमने तो स्टार्ट किया था पीएच से, फिर हमने बात करी इंडिकेटर्स की, फिर हम पहुंचे एसिड्स पे, उसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी, देन एसिड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड सोल्ट्स। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहता है बच्चों, मैंने एवरी पॉसिबल डिटेल आपको बताने की कोशिश करी है। बहुत सारे कुछ टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, वो मैंने बताया आपको। सोलवे प्रोसेस मैंने आपके लिए डिस्कस की, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। इससे पहले के टॉपिक पे भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।